नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम माउंट सरकारी नौकरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हमने मॉडर्न इतिहास को बेहतरीन तरीके से करने का काम किया जा रहा है। जिसमें आपने देखा कि क्लासों को बेहतरीन तरीके से करी गई हैं। जिसमें आपने देखा पिछली क्लासों में जो मॉडर्न इतिहास के बारे में हमने जाना, जैसे कि जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड के बारे में जाना, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के कारण जो अमृतसर में एक सभा एकत्रित होती है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं। उस पर जनरल आर डायर के द्वारा जनरल ऑर्डर के द्वारा आदेश दिया जाता है कि जनरल ऑर्डर के द्वारा गोली चलाई जाती है, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। 2,000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें बचाव के लिए काफी हद तक लोगों की हत्या की जाती है। तो नियति जनता पर हत्या की जाती है किसके द्वारा? जनरल ऑर्डर के बारे में हमने जाना। तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक छूट गया था, जिसमें हम देखा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके लिए एक समिति गठन की गई, यानी घटना की जांच के लिए एक आयोग का निर्गमन किया गया। तो उस आयोग का नाम क्या था? तो उसका अध्यक्ष कौन कौन थे, तो इसके बारे में जानेंगे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच आयोग एक जांच आयोग की स्थापना की गई। जांच आयोग की स्थापना की, जिसे हैदर आयोग कहा जाता है। जिसे क्या कहा है? हैदर आयोग। जिसे क्या कहा है? हैदर आयोग। क्या कहा है ऐसे? हैदर आयोग। तो हैदर आयोग की स्थापना किससे रिलेटेड है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो इसके अंतर्गत हमने जाना कि इस आयोग को मदन मोहन मालवीय आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को क्या कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय। तो हमने जाना इसको क्या कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय। जो हैदर आयोग है, जिसे मदन मोहन मालवीय आयोग भी कहा जाता है। क्या? मदन मोहन मालवीय आयोग। मदन मोहन मालवीय आयोग, जिसके सदस्य कौन कौन है, और इसके सदस्य के बारे में जाने हम। तो इनके सदस्य कौन कौन है? तो इनके सदस्य हैं केलकर जी, नंबर एक है केलकर। अगर आप आगे चल कर देखेंगे तो संविधान के अंतर्गत जो देखेंगे, केलकर समिति का आयोग, केलकर समिति ऐसे इससे रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड है केलकर जी। इस आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं केलकर, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, और नंबर 4 M.R. जयकर। जो जब संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें 1947 में भारत का विभाजन हो जाएगा, तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल जो है किसके अंतर्गत बंगाल जो है, जो बंगाल के जो बंगाल जो निर्वाचन होता है बंगाल से, किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन जब भारत विभाजन हो जाता है, तो बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहा बांग्लादेश को, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के अंतर्गत चला जाता है। तो दोबारा जब चुनाव लड़ते हैं तो कहाँ से? मुंबई से लड़ते हैं। तो जिनके द्वारा जो M.R. जेकर है, उनकी सीट को किसे दिया जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो M.R. जेकर वहां से इंपोर्टेंट है, जिसमें हमने जाना कि इनके अंतर्गत हैदर आयोग का जो अध्यक्ष जो 4 सदस्य हैं कौन है? केलकर जी, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू और M.R. जेकर। ये 4
इसकी घटना के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी जांच के लिए 4 सदस्यों की स्थापना की गई, यानी 4 सदस्यों के आयोग को बनाए जांच की संबंधी के लिए आयोग बनाया गया। इसी के बाद हम देखेंगे, इसी के बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन है, इसके बाद जो घटना है एक और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है या किस रिलेटेड से आया? तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के जो जो अंग्रेज हैं, भारत के जो भारत पर उनका शासन है, भारत के आसपास के देशों पर भी उनका शासन है, जैसे तुर्की हुआ, तो तुर्की में जो खिलाफत जो तुर्की में जो मतलब जो वहाँ के सम्राट हैं या फिर सुल्तान है, सुल्तान के पद को हटाने का काम किया गया। सुल्तान के पद को या सुल्तान की पदवी को हटाने का काम किया गया। इसमें बात करें तुर्की के सुल्तान, तुर्की के सुल्तान पद को समाप्त किया। तुर्की के सुल्तान पद को समाप्त किया। तुर्की के सुल्तान पद को समाप्त किया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के सुल्तान पद को समाप्त किया, जिसमें जो है 1919 में अली बंधु मोहम्मद अली मदनू है और शौकत अली है, तो उनके द्वारा ये आंदोलन किसके द्वारा चला गया? अली बंधु और इनके द्वारा किसके द्वारा चला गया? तो इसके संस्थापक कहेंगे तो अली बंधु मोहम्मद अली बंधु मोहम्मद अली तथा शौकत अली, शौकत अली के द्वारा क्या गया? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया? तो शौकत अली द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा? वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 के दौरान, वर्ष 1919 के दौरान। तो एक ऐसा ये दो एक ऐसे आंदोलन थे जो एक समान उस पर चले, मतलब दो एक साथ आंदोलन ऐसे थे जो एक साथ चले। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जिसमें हम आगे बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों ऐसे आंदोलन थे जो एक साथ चले, दोनों एक साथ चले। इसके बारे में जाना कि 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी जो अवध में हुई है, अध्यक्ष बने हैं जो कौन है? तो 1924 वर्ष 1924 में जब तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा, तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। क्या हुआ? नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार का गठन हुआ कब हुआ? 1924 में। तुर्की में नई सरकार का गठन कब हुआ? 1924 में। तो नई सरकार का गठन कब हुआ? तो उसमें खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो उसमें खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो उसमें खलीफा पद को समाप्त कर दिया।
अगर आपसे पूछा जाए कि खलीफा पद कब समाप्त हुआ, तो वर्ष 1924 में खलीफा पद को समाप्त करने का काम किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जब नई सरकार बनने का काम हुई तो तुर्की में जब नई सरकार बनी तो उसमें मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, यानी मुस्तफा कमाल पाशा जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे, तो 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा पद को समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया, तो मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में। और एक और बात करें तो जो पीछे बात छूट गई छोटी सी, कि 24 नवंबर लगभग, हाँ 24 नवंबर 24, अरे यार 24 नवंबर 1919 को, 24 नवंबर 1919 को में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व बने, खिलाफत के कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो इसमें 1924 नवंबर 1924 में खिलाफत के अध्यक्ष बने, कौन बने? गांधी जी। गांधी जी इसके अध्यक्ष बने खिलाफत के। तो नेतृत्व चल रहा था, तो इसे चलाने के लिए कमेटी जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए, तो उस गांधी जी जब शामिल हुए तो 1919 में दिल्ली में खिलाफत के जो खिलाफत आंदोलन है उसके अध्यक्ष बने, कौन? गांधी जी इसके अध्यक्ष बने। उसी अंतर्गत हमने देखा कि इसके विरोध जो है, जो खिलाफत आंदोलन है, इसका जो मूल है, इस प्रकार इसके आंदोलन का मूल कारण को समाप्त करने का काम किया। जो मूल कारण क्या था कि इसमें सुल्तान की पदवी को समाप्त किया था। सुल्तान की पदवी जो है किसके द्वारा समाप्त कर दी गई? तो अगर देखें तो बाद में जो नई सरकार होती कमाल पाशा के नेतृत्व में, तो खिलाफत आंदोलन को ही समाप्त कर दिया जाता है, खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो खलीफा पद है, अगर मैं एक नोट करने वाली बात कहें, खिलाफत आंदोलन, दो आंदोलन जो एक साथ चले, दो आंदोलन जो भारत में एक समय पर हुए, कौन कौन से? खिलाफत आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो ऐसे दो आंदोलन हैं जो एक भारत में एक साथ हुए, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में जाने थोड़ी सी, जो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि आंदोलन खिलाफत आंदोलन हुआ है, अरे हो जाए यार, बात करें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में किसका आंदोलन? असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो गांधी जी के नेतृत्व में इसका जो रोल एक्ट है, तो रोल एक्ट आया है,
तो उसके इसके विरोध में असहयोग आंदोलन आया। असहयोग आंदोलन किसके विरोध में? सरकार के संघर्ष की नई योजना जो है रोल एक्ट, तो उसके विरोध में आया। तो किसके विरोध में आया असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को एक कानून 1 अगस्त 1920 को 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। तो 1 अगस्त 1920 टाइम है 1 अगस्त 1920 कलकत्ता का जो अधिवेशन है कांग्रेस का अगर आपसे पूछे कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन तथा नागपुर अधिवेशन में तथा नागपुर में 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में तथा नागपुर अधिवेशन। (1920) में कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में तथा तथा नागपुर, जो नागपुर में हुआ है में इसके जो अध्यक्ष बने हैं, जो इसका अधिवेशन जो है जो अधिवेशन हुआ है तो इसके अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो गांधी जी इन दोनों के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बने 20 को और 24 को, जिसमें असहयोग आंदोलन का बता दिया मैंने आपको उद्देश्य क्या था कि इसमें रोल एक्ट जो है उसके विरोध के लिए असहयोग आंदोलन को लाया गया, जिसमें हमने देखा कि असहयोग आंदोलन के तहत रोल एक्ट के तहत हमने देखा कि रोल एक्ट के तहत नियति जनता पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसके अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो इस आंदोलन में के अंतर्गत वकीलों को वकालत की, तो इसमें आंदोलन में ज्यादातर जो है वकीलों द्वारा वकालत की है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया है और वकीलों ने वकालत बंद कर दी है। जो असहयोग आंदोलन है उसके द्वारा क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में गांधी जी के द्वारा ये संदेश दिया गया कि जो भी वकील है वो वकालत नहीं करेगा, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, कोई भी किसी काम को नहीं करेगा, जो कोई भी है उसको काम को नहीं करेगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। जो बाहर से विदेश से वस्तु आती है या कोई भी वस्त्र या फिर कोई भी खाने वाली चीज या फिर उनको बहिष्कार किया जाए, उनको नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया जाए। तो इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे कथन हैं जिनके द्वारा जो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि कपड़ों की होली को निठुर बर्बादी का नाम दिया, जिसमें कपड़ों की जो विदेशी जो इस असहयोग आंदोलन का आया तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो विदेशी वस्तु हैं, जैसे विदेशी वस्तुओं के जो कपड़े हैं, जिस कपड़े का जो कपड़ों को जलाने का काम किया गया, तो विदेशी कपड़ों को जलाने का काम किया गया किसके दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, जिसमें रविंद्रनाथ जी टैगोर जी कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को जलाने के अंतर्गत कहते हैं कपड़ों की होली, कपड़ों की होली, कपड़ों की होली को कपड़ों की होली को निष्ठुर बर्बादी, निष्ठुर बर्बादी कहा, निष्ठुर बर्बादी नाम दिया। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
इसके तहत जो कपड़े जलाए गए तो उसे कहा गया, तो कपड़ों की होली की निष्ठुर बर्बादी कहा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया किसे? कपड़ों की होली को निष्ठुर बर्बादी का नाम दिया, जिसमें विदेशी कपड़ों को जलाने का काम किया तो असहयोग आंदोलन के तहत। तो इसमें निष्ठुर कपड़ों की बर्बादी या होली की बर्बादी कहा गया। तो तिलक जी ने असहयोग आंदोलन को जिंदा नहीं बचता तो जो इस आंदोलन के तहत जो गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन के तहत अपनी केसर हिंद की उपाधि प्रदान करते यानी वापस कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? तो 1920 में 1920 के अंतर्गत जो असहयोग आंदोलन होता है, जिसमें 1920 में केसर हिंद केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। किसने? गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसमें इसका अंत सर जैसी पदवी का अंत करने को कहा गया, जिसमें सर जैसी पदवी को त्यागने से कहा गया, जिसमें इसके बाद केसर हिंद जैसी उपाधि को वापस कर दिया गया और जिसमें लियाकत अली को सॉरी इसी के टाइम पे एक और विद्रोह हुआ, जो इसी के टाइम पे एक और विद्रोह हुआ है असहयोग आंदोलन के दौरान। वर्ष 1921 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो उसी वर्ष में वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह, मोपला किसान विद्रोह हुआ। मोपला किसान विद्रोह हुआ कहाँ पर? मोपला कहाँ पर है? तो मोपला कहाँ पर है? केरल में। केरल में मोपला किसान विद्रोह केरल में हुआ, जिसके जो गोरखपुर में चोरा चोरी कांड होता है, तो असहयोग आंदोलन को 2 वर्ष के उपरांत ही इसे वापस कर दिया जाता है। अब गांधी जी इसे वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को। तो इसे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम हुआ। तो वर्ष 1922 के तहत 22 में, और इससे पहले हम देखेंगे कि वर्ष 1922 में गांधी जो है, वर्ष 1922 में जो मोपला विद्रोह होता है, तो इसके तहत किसके तहत? तो असहयोग आंदोलन के। तो वर्ष 1921 में 1920 गांधी जी अगर बात करें तो कौन कौन से वर्ष जेल गए? तो गांधी जी वर्ष किस वर्ष जेल गए? गांधी जी जेल गए तो किस वर्ष गए? तो 1922 में, 1922 में पहली बार, और 1924 में रिहा, 1924 में रिहा हुए, 1924 में रिहा हुए। तो इसी समय एक और जो है पार्टी बनी। कौन सी पार्टी बनी? तो इसी समय अगर कहें इसी एक और एक इस समय यानी 1922 के समय, 1922 के समय एक पार्टी बनी,
पार्टी बनी, तो पार्टी बनी किसका नाम था? तो इंडियन पार्टी बनी, तो पार्टी का नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी, जो 1922 में बनती है, इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी। जिसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी का वही तो 1922 में, तो इसके संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। और भी ऐसी एक और पार्टी है जिसको जो आधुनिक जो इसके अंतर्गत आई है, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि 1923 में, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी वर्ष 1923 में एक पार्टी का गठन हुआ। कौन सी? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो स्वराज पार्टी क्या थी? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और देशबंधु जो सुभाष चंद्र बोस की जगह गुरु हैं, जो देशबंधु, यानी जिन्हें देशबंधु कहा जाता है, इनका नाम है चित्तरंजन दास, जिनका अपना नाम है देशबंधु, जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। कौन है? चित्तरंजन दास के द्वारा। तो दीनबंधु जो है CF एंड्रू, दीनबंधु को एक और नाम से जाने जाता है, दीनबंधु को दीनबंधु CF एंड्रूज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दीनबंधु को CF एंड्रूज के नाम से भी जाना जाता है। और भी ऐसी बहुत सी हुई हैं संस्थाएं जिनके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने जाना कि जैसे कि दीनबंधु है CF एंड्रूज के नाम से भी, और दीनबंधु को चित्तरंजन जो वास्तविक नाम है चित्तरंजन दास, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक बनने का काम कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो भारतीय इतिहास काल में हुई, जो मॉडर्न इतिहास के अंतर्गत आती हैं। जैसे ही निरंतर आगे बढ़ते हुए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में या फिर भारतीय संविधान की कैसे पुनरावृत्ति हुई या कैसे बनने का कारण बना है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। जिसमें हमने देखा कि आज के लिए जो टॉपिक है, जिसमें बहुत से अच्छे से क्वेश्चन को बनने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।